साइमन गो बैक, ऐसे ही कुछ नारे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक डिपार्टमेंट में चल रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो ठान लिया है बिल्कुल कि इंग्लिश जिन बच्चों ने 2022 बैच में ली थी उनको हम डिग्री लेने ही नहीं देंगे। ऐसा ही कुछ हाल है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसमें कि पांच 3 महीने में इतने ज्यादा चेंजेस हुए हैं जितने कि आपने अपने कॉलेज लाइफ में रिलेशनशिप्स चेंज नहीं करे होंगे। ठीक है, तो वैसे अब जो कि फाइनल डिसीजन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि वो 2 जून या फिर 21 जून में से किसी एक दिन आपको ऑप्शन दे रहे हैं और आपसे एक एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी इन इंग्लिश का, जो कि 40 नंबर का होगा। 2 पार्ट में ये आपका एग्जाम आएगा और एक लंबा चौड़ा सा आपके पास इसमें सिलेबस है, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन जानना है किस चीज का, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का, जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ में आपको रिपोर्ट राइटिंग और पेपर राइटिंग इन सब चीजों के फॉर्मेट्स को जानना है। साथ ही में आपको बिब्लियोग्राफी कैसे लिखनी होती है, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी कैसे लिखनी होती है, ये सब चीजें आपको जाननी है। आगे मैं कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें कि हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, जिसमें कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी इन इंग्लिश में और उनका कैसे आपको आंसर करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं मनुगर 100% इंग्लिश के साथ आपके साथ जुड़ गया हूं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1929 में यानी 1929 में आईए रिचर्ड्स का एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को प्रूव किया था। मतलब समझ रहे हो आप, उन्होंने प्रूव किया था। तो यानी कि जैसे कि हम अगर किसी बच्चे का साइंस का बैकग्राउंड है तो उसे पता होगा रदरफोर्ड, नील बोर, ये सारे लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को प्रूव करते हैं जो कि उनके माइंड के अंदर होता है। तो ऐसे ही कुछ आईए रिचर्ड्स ने भी किया था, उनका ये एक एक्सपेरिमेंट था। तो चलिए फिर एक बारी आईए रिचर्ड्स से जानते हैं कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है क्या। Practical criticism involves close reading of texts, particularly poetry, stripped of authorial or contextual information to focus exclusively on the words on the page. The goal is to cultivate objective interpretation by avoiding preconceived biases, e.g., historical, biographical, or doctrinal influences, and documenting readers' responses to identify common interpretive obstacles. It emphasized analyzing four interconnected aspects of meaning: sense, literal meaning, feeling, emotional attitude, tone, author's attitude toward the reader, and intention, purpose behind the utterance. अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं समझ आया ना? चलो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। 1929 में आईए रिचर्ड्स ने प्रूव किया कि टेक्स्ट का मीनिंग सिर्फ उसके वर्ड्स, इमेजेस, टोन में छुपा होता है। मतलब कि जो आपके सामने पेपर के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, अगर आप उसे पढ़ोगे तो वो सेल्फ सफिशिएंट है अपना मतलब बताने के लिए। यानी कि यूनिवर्सिटी में ये जो 70-70 हजार 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और प्रोफेसर हमें पढ़ा नहीं रहे हैं, इनकी जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ो और उससे जो चीज आपको समझ में आ रही है सिंपल वही उसका मीनिंग है। मतलब जो आपके ब्रेन में क्लिक करा उस टेक्स्ट को पहली बार पढ़ के वही उसका मीनिंग है। ये था आईए रिचर्ड्स का कहना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ एनोनिमस पोएम्स दिए थे एक पेज के ऊपर और उनसे कहा कि भाई ये तुम्हारा असाइनमेंट है और कल तुम जो भी तुम्हें इस टेक्स्ट को पढ़ के समझ आ रहा है वो मेरे को लिख कर लाकर एक पेपर पे दोगे, ठीक है। अब उस टाइम देखो भाई, ना तो गूगल आंटी थी, ना चैट जीपीटी था, ना डीपसीक एआई था, तो वो एआई के ऊपर उसका इमेज तो नहीं डाल सकते थे। तो उन्होंने उसको पढ़ा स्टूडेंट्स ने और जो भी उनको समझ में आया उन्होंने उस चीज को लिख दिया, ठीक है। उनके रिस्पॉन्सेस को देखकर आईए रिचर्ड्स बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गए कि मतलब उन्हें समझ में आया कि एक पोएट्री को बिना किसी बैकग्राउंड के पढ़ना, बिना किसी असिस्टेंस के पढ़ना कितना ज्यादा मुश्किल होता है ना। रीडर उसका असली मतलब उसके टेक्स्ट से नहीं समझ पाता है, बल्कि बहुत ज्यादा वेरियस इंटरप्रिटेशंस करता है उसके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अपने प्रेजुडाइसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो आप एक मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है, जिसका आपको नाम नहीं पता है, कैरेक्टर्स नहीं पता है कि उसमें एसआरके है, सलमान खान है या कौन है। आप बस वो देखने जा रहे हो और उसका आपको डायरेक्टर वायरेक्टर कुछ नहीं पता है। आपने वो मूवी देखी, आपको कैरेक्टर्स का नाम, उनका बैकग्राउंड भी जब पता चला जब वो आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। उस 3 घंटे की मूवी के बाद आप जब बाहर आए तो आपने उस मूवी को लेकर अपने ही परसेप्शंस बनाए। कैसे कि इस मूवी में वॉयलेंस ज्यादा था, या इसमें हमें फादर सन रिलेशनशिप पसंद आई, या ये वुमेन के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक नेचर को दिखा रहा था, है ना। तो ये जो प्रोसेस आपने किया बिना कुछ जाने, आपने वो मूवी देखी और उसके ऊपर अपना एक इंटरप्रिटेशन बनाया,
वही सेम चीज है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंदर भी, बस मूवी की जगह आईआर रिचर्ड्स आपका कहना है कि पोयम जो होती है हमारी, पोयम जैसे हमारे सामने लिखी हुई है, उसको हमें बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, बिना किसी प्रेजुडाइसिस के जानना है, ठीक है, और उसका जो भी हमें टेक्सचुअल मीनिंग समझ में आ रहा है उसी चीज को हमें रखना है बिल्कुल प्रैक्टिकली, बिना इधर उधर देखे, सिर्फ क्लोज रीडिंग करके वो पर्टिकुलर टेक्स्ट की। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये एक टाइप का एक्सपेरिमेंट था जो कि एक टाइप की थिंकिंग को प्रूफ करता है। देखो प्रैक्टिकल लिटरेरी टर्म्स में हमेशा थिंकिंग से ही रिलेट होगा, इसमें आप साइंस में केमिकल्स नहीं मिलाओगे, है ना। कोर फ्रेमवर्क क्या था इस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का, इसमें था टेक्स्ट ही भगवान है, टेक्स्ट इज द किंग, राइटर का नाम, पीरियड, बैकग्राउंड सब कुछ रिलेवेंट है आपके लिए, जो लिखा हुआ है सामने पेपर पे वही सब कुछ है। रीडर्स माइंड बहुत ज्यादा मैटर करता है इसके लिए, हर रीडर का रिस्पॉन्स अलग है क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको इसे समझाता हूं। मान लो एक टेक्स्ट है जिसके अंदर राइट्स वगैरह डेमोक्रेसी की बात की गई है। अब इस टेक्स्ट को आप किसी नॉर्थ कोरिया के सिटीजन को पढ़वा दो, उसने जब बचपन से राइट्स ही नहीं देखे होंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन इस बुक को लेकर या इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को लेकर बहुत ज्यादा अलग होगा, बशर्ते कि आप में से कोई, यानी कि इंडियन सिटीजन कोई जिसने बचपन से ही डेमोक्रेसी देखी हो। ठीक है, आप सबने तो देखी होगी, आप में से कोई ऐसे नहीं होगा जो आजादी से पहले का हो, ठीक है, बाबर आजम के जमाने का। तो आपने सबने डेमोक्रेसी देखी है, तो आपका इंटरप्रिटेशन इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा अलग होगा। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कैजुअल हो अपने राइट्स को लेकर, पर लेकिन वो जो नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना या इस साइड, मतलब जहां पर डिक्टेटरशिप होती है, इन सारी जगहों का कोई सिटीजन है तो वो राइट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देगा, वो सोचेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो रीडर्स माइंड मैटर करता है, आपके प्रेजुडाइसेस मैटर करते हैं। ठीक है, 4 मतलब निकाले इन्होंने लैंग्वेज के, 4 मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज, ये सीक्वेंस में याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब अभी तो आप देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी इन इंग्लिश की बात कर रहे हो, पर लेकिन आगे चल के जब आप यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम दोगे तो उसमें भी इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्या थे 4 मतलब? सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन। फिर से बता देता हूं, सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन। हर एक चीज का क्या मतलब है? सेंस का मतलब है लिटरल मीनिंग, यानी कि जो लिखा हुआ है उसका साफ साफ मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं द डॉग इज सिटिंग ऑन द रोड। ठीक है, रोड के ऊपर एक डॉग बैठा हुआ है, इसका सिंपल सा मीनिंग मेरे को समझ में आ रहा है, भाई वहां पर एक रोड है, उसके ऊपर डॉग बैठा हुआ है। फीलिंग का क्या मतलब होता है कि द डॉग इज अबंडेंट एंड इज क्राइंग इन द रेन। ठीक है, बारिश हो रही है, डॉग को किसी ने छोड़ दिया है, उसके मालिक ने उसे बाहर निकाल दिया। अब डॉग तो यार इतना लॉयल होता है ना, और वो उदास सा वहां पर बैठा हुआ है, तो ये एक फीलिंग टाइप की जनरेट कर रहा है मेरे अंदर, कि एक इमोशनल फीलिंग जनरेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही जब आप मूवीज में देखने जाते हो कि कैरेक्टर इधर से उधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये एक सेंस है कि हाँ भाई वो यहां से वहां गया। अब कोई इमोशनल सीन चल रहा है, कोई वायलेंस वाला सीन चल रहा है, कोई रोमांटिक सीन चल रहा है, तो वो आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट कर रहा है। टोन मतलब कि कैसे वो चीज बोली गई है। यार देखो टोन ना, बॉलीवुड में एक बहुत पुरानी बहुत अच्छी मूवी है जिससे कि आप टोन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप देखो आगे चल के सेल्स में भी जाने वाले हो तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल मूवी है। कौन सी है? शोले मूवी है। उसमें मतलब गब्बर सिंह जिस टोन में बोलता है, कितने आदमी थे, मतलब समझ रहे हो ना आप कि पिच का मॉड्यूलेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी एक सेंटेंस है हिंदी में कि आओ मत जाओ, इसको आप अलग अलग टोन में बोल सकते हैं। आओ मत जाओ, आओ मत जाओ, तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये हमारी टोन की बात हुई। ठीक है, इंटेंशन के राइटर का हिडन मोटिव क्या है उस चीज के अंदर। ठीक है, कई बार आपने ये तो देखा ही होगा कि मेटाफोरिकल इमेजरी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं राइटर्स वगैरह। ठीक है, बिल्कुल ही एकदम अलग ही मतलब होता है, दीन दुनिया से अलग, और वो लिख कुछ देते हैं उसका मतलब कुछ और ही होता है, वो उनसे बात करके ही पता चलता है हमें। ठीक है, और साथ में चौथी चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये हो गया हमारे 4 मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज जो कि थे सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन। चौथी चीज है प्रॉब्लम जो कि थी स्टॉक रिस्पॉन्सेस। स्टॉक रिस्पॉन्सेस का मतलब है कि स्टीरियोटाइप बेस्ड जजमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ये रोमांटिक पोयम है इसलिए बोरिंग है, इस टाइप की जजमेंट्स यानी स्टॉक रिस्पॉन्सेस, स्टीरियोटाइप बेस्ड जजमेंट। जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले लो, मैंने आपको भी एक मूवी का एग्जांपल दिया। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज लाइक ईटिंग अ डिश विदाउट नोइंग व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डिश। ठीक है, आप एक डिश को खा रहे हो, आपको पता नहीं है उसे किसने बनाया है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। हो सकता है वो बहुत तीखी हो और आपको तीखा पसंद है तो आपको वो नॉर्मल लगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके स्टीरियोटाइप बेस्ड जजमेंट कि यार आपको सेंसेशंस तो पसंद ही थे ना तीखे होने के, तो वो आपके लिए नॉर्मल है, और किसी को बिल्कुल तीखा खाना पसंद है उसके लिए बहुत ज्यादा तीखा बहुत बेकार वो डिश है। ठीक है, तो इस टाइप के रिस्पॉन्सेज एक प्रॉब्लम थी। अब
कई लोग यार देखो, ये तो हो गई प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात। इसके बाद ना इन्हीं के कुछ स्टूडेंट्स थे और कुछ बहुत ज्यादा क्रिटिक्स थे, उन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से न्यू क्रिटिसिज्म बना डाला। और लोग बाग ना प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को न्यू क्रिटिसिज्म से मिक्सअप कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर है। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो रूट्स को डेवलप करता है न्यू क्रिटिसिज्म की। पर लेकिन इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस? कि आप ऐसे समझो, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है, एक थिंकिंग को लेकर एक्सपेरिमेंट किया गया था आई रिचर्ड्स के द्वारा। बल्कि न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो एक फॉर्मलिस्ट अप्रोच है। ठीक है, वो एक टाइप की अप्रोच है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, उसमें सब कुछ कह दिया गया है कि भाई ऐसा ही होता है। ठीक है, न्यू क्रिटिसिज्म का कहना था कि राइटर की इंटेंशन बिल्कुल रिजेक्ट कर दी, जबकि वो एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो था वो अपना वो राइटर की इंटेंशन को एनालाइज कर रहा था, उसके स्टिमुलस कैसे रिएक्ट करते हैं उस चीज को एनालाइज कर रहा था। ठीक है, रीडर का इमोशन बिल्कुल एकदम रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ टेक्स्ट को ही भगवान बताया गया न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर। जबकि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इन सब चीजों को एनालाइज कर रहा था और वो कह रहा था कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें रीडर का जो स्टीरियोटाइप बेस्ड डिसीजन है उस टेक्स्ट के प्रति, ठीक है, उसको वो इंपॉर्टेंस दे रहा था। क्या दे रहा था? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म दे रहा था। कुछ बेसिक बेसिक से आपको मैं इसमें डिफरेंसेस बताता हूं। जैसे कि टेक्स्ट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में, पर लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म में टेक्स्ट को ही भगवान बता दिया गया। राइटर की इंटेंशन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, पर लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म में इसे इंटेंशनल फैलेसी बता दिया गया और स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया। ठीक है, रीडर का इमोशन कोर फोकस था। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती थी आई रिचर्ड्स के एक्सपेरिमेंट में। पर लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म में कहा कि इसको भी अवॉइड करो। एक टाइप का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो अभी आपने वुमेन्स राइटिंग या फिर लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी जैसे कोर्सेज पढ़े होंगे। वुमेन्स राइटिंग में लेडी लिजारस, सिल्विया प्लैथ की आपने पोएम्स पढ़ी होंगी, जिनको मैंने काफी बच्चों का रिव्यू देखा था कि उनको उसे पढ़ के बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा हो गया था। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यही है, मतलब हम बैकग्राउंड लेके भी पढ़ रहे हैं उस चीज का, पर लेकिन हमको बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप बेस्ड हो गया कि यार क्या सुसाइडल बातें चल रही है इसमें। ठीक है, तो ये पोएम पढ़ के हमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन हुआ। पर लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म कहता है इसी बात को वो किस तरीके से कहेगा। ये हम कह रहे हैं कि यार इस पोएम का मीनिंग हमें पढ़ के कि इसमें इतनी ज्यादा मतलब नेगेटिव चीजें, डार्क ह्यूमर यूज किया गया है, तो इसे पढ़ के हमें डिप्रेशन हुआ, हमें डिप्रेशन हुआ। यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी मैटर कर रही है, हमने उस चीज को कैसे पढ़ा। वहीं न्यू क्रिटिसिज्म कह रहा है कि यार इसमें मेटाफर और रिदम जो था उसने टेंशन क्रिएट करी। मतलब सिर्फ टेक्स्ट ही इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हारी सोच क्या है, तुम उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को लेके। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें? कि आई रिचर्ड्स का ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ पोएम्स दिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उनका सिर्फ टेक्स्ट दिया, ना कोई ऑथर, ना उसका बैकग्राउंड, ना ही उन्होंने कोई उस पर लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, जो कि आपको अक्सर अपनी यूनिवर्सिटीज में देखने को वैसे मिलता ही होगा। ठीक है, पढ़ते तो हम वैसे यूट्यूब की समरीज देखकर है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये देखो, जो ये तुम्हारा टेक्स्ट है ना, इसका मतलब मेरे को लिख कर ला के देना। और उसके जो रिस्पॉन्सेज थे उसके बेस पे उन्होंने कहा कि टेक्स्ट भाई जो होता है सेल्फ सफिशिएंट होता है अपना मीनिंग को एक्सप्रेस करने में, और हम ह्यूमन की नेचर के हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में। अब भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है। वैसे कि ऐसा भी कर सकते हैं, आप पेपर देने जाओ और आपको मना कर दे कि यार हम तो नहीं ले रहे पेपर, जाओ तुम। ठीक है, तो पर लेकिन ऐसा नहीं होगा वैसे कुछ अब की बार, नहीं तो बच्चे भड़क ही जाएंगे। और तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको अटैच कर दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? What do you understand by practical criticism, and in what ways it is different from other kind of criticism? How does this technique contribute to develop your skill as researcher? Give suitable example to illustrate your answer. ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट हमसे पूछा गया है, वैसे ये 10 नंबर का पूछा गया था। तो सबसे पहला पार्ट ये हमसे पूछा गया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता क्या है। तो अब हम बता देंगे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है, कि जो सिर्फ टेक्स्ट है उसी के मतलब को हमको समझना है। ठीक है, इधर उधर ऑथर का बैकग्राउंड हमको नहीं देखना है। इसको हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म यानी हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म थ्योरी से अगर हम इसे क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म करते हैं, इसका रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, बहुत सारे टाइप के क्रिटिसिज्म होते हैं आपका। ठीक है, तो उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किस तरीके से डिफरेंट होता है ये अभी हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, और ये टेक्निक आपको एज ए रिसर्चर बनने में, जो कि आपका पेपर भी है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन इंग्लिश, तो रिसर्चर बनने में ये टेक्निक आपको कैसे हेल्प करती है ये चीज हमको देखनी है, और हमें इसका एक एग्जांपल देना है। चलिए फिर आंसर अपना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि मिल जाएंगे हमको पूरे 100 में से 100 नंबर। Practical criticism is a method of literary analysis focused intensely on the text itself in isolation from external context. ठीक है, तो मतलब टेक्स्ट ही भगवान है,
बाहर का हमें दीन दुनिया का कोई खबर नहीं रखनी है। Pioneered by I.A. Richards in 1929, book Practical Criticism and developed further by William Epstein, Seven Types of Ambiguity. It emphasizes, वैसे इन्होंने क्रिटिसाइज करा था, ये इन्हीं के स्टूडेंट है, ये क्या एम्फेसाइज करती है? क्लोज रीडिंग को एम्फेसाइज करती है कि भाई जो वर्ड्स लिखे हुए हैं पेज पे वही इंपॉर्टेंट है, जो उसका प्रोनाउंस करने का तरीका है, सिंटेक्स है, इमेजरी है, टोन है, रिदम है, स्ट्रक्चर है, फिगरेटिव लैंग्वेज है, यानी कि मेटाफर, सिमिली, सिंबलिज्म, साउंड, डिवाइसेस, पंक्चुएशन जो यूज हुआ है वही इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट को एकदम ऑटोनॉमस बताया गया था। ऑटोनॉमस क्या होता है? जैसे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, वैसे यार देखो ऑटोनॉमस इतनी लगती तो नहीं है वो आजकल के इंसिडेंट्स के बाद, पर लेकिन छोड़ो कंट्रोवर्सी को छोड़ते हैं, पर लेकिन वो बहुत ज्यादा ऑटोनॉमस है अपने ही अंदर। इंडिया इज एन ऑटोनॉमस स्टेट, यानी कि वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने डिसीजंस को लेने में। तो इसमें भी यही कहा गया था कि ट्रीटिंग द लिटरेरी वर्क एज सेल्फ कंटेन्ड आर्टिफैक्ट, यानी कि जो टेक्स्ट है वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, उसे किसी ऑथर की बायोग्राफी या हिस्टोरिकल पीरियड या सोशल कंटेक्स्ट पे डिपेंड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अटेंशन टू एम्बिग्यूटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एक्टिवली सीकिंग आउट मल्टीपल पॉसिबल मीनिंग्स, टेंशन, पैराडॉक्सेस एंड नर्सेंस इनहेरेंट इन द लैंग्वेज। तो ये एम्बिग्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को एकदम एक्सप्लोर कर रहा था इनका एक्सपेरिमेंट। empirical basis, starting analysis with direct observation of textual details before formulating interpretations or judgment। तो ये बिल्कुल एकदम टेक्स्ट को आपने स्टार्ट करा पढ़ना और उससे जो भी आपने दिमाग में आपके क्लिक करना स्टार्ट करा उसी चीज को इंटरप्रेट करता है। अब अगर जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप के क्रिटिसिज्म होते हैं, इसका अगर हम कंपैरिजन करें बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म से, तो अगर हम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो ये ऑथर की लाइफ इंटेंशन सब चीजों को इग्नोर कर देगा, जहां पर अगर हम बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो ये ऑथर की पर्सनल हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। मान लो कि ऑथर की वाइफ के साथ उसके रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं थे, ठीक है, या फिर ऑथर की लव लाइफ क्या थी, या फिर ऑथर नेचर के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था, तो हम उस चीज को उस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अगर हम कर रहे हैं किसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट, तो हम टेक्स्ट को बिना किसी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स या रिसेप्शन हिस्ट्री, किसी भी हिस्ट्री को एनालाइज ना करते हुए उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करेंगे कि यार वो विक्टोरियन एरा था तो उसमें ऐसा चल रहा था, वहां पे इंडस्ट्रियल मूवमेंट चल रहे थे, हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म में जहां तक बात करें तो उसमें टेक्स्ट को थ्रू द लेंस ऑफ टाइम पीरियड इन विच इट वाज रिटन और सेट, यानी कि अगर विक्टोरियन एरा में या 16th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी में कोई टेक्स्ट लिखा गया था तो वो उसको उस हिसाब से इंटरप्रेट किया जाता है। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म से कंपेयर करते हैं एक बारी। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि ये जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती है टेक्स्ट के अंदर और पोटेंशियल मीनिंग होते हैं सिर्फ टेक्स्ट के, ठीक है, सोचता है, ठीक है, इसमें रीडर, स्पेसिफिक रीडर का कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मैटर इतना नहीं करता है, ठीक है, थोड़ा करता है पर इतना नहीं करता है। रीडर रिस्पॉन्स में क्या होता है, रीडर्स के पर्सनल रिएक्शन, बैकग्राउंड और रोल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्रिएटिंग अ मीनिंग इन द टेक्स्ट, ठीक है। रीडर रिस्पॉन्स में आप वो वाला एग्जांपल याद रखना, मतलब लिखना मत, जो मतलब डिश है विदाउट एनी बैकग्राउंड आप उसको चख रहे हो तो उसमें आपके रिस्पॉन्सेज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो ऐसे कोई एक रैंडम पोयम है बिना मतलब अपने बैकग्राउंड को लेकर आप उसको पढ़ रहे हो तो आपके बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। आप किसी पेट्रियार्कल सोसाइटी से आते हो, आप रूरल एरिया से आते हो, आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से आते हो, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है या अनएजुकेटेड बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मॉरल और फिलोसफिकल क्रिटिसिज्म से एक बार अपने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को कंपेयर कर लेते हैं। प्राइमरीली प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो टेक्स्ट और वर्क को ही एनालाइज करता है, सुबह से हम यही बातें करे जा रहे हैं, ठीक है। मॉरल फिलोसफिकल में क्या होता है, ये टेक्स्ट को एथिकल इंप्लीकेशन, फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स और अलाइनमेंट विद स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ, यानी कि मॉरली टेक्स्ट को एनालाइज करता है। थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म तो आपको पता है मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, साइको एनालिटिक, पोस्ट कॉलोनियल, बहुत सारी टाइप की थ्योरीज होती है, उनको ध्यान में रखते हुए थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर लेंस के साथ क्रिटिसाइज करता है। वहीं पर हमारा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहता है टेक्स्ट ऑटोनॉमस है भाई, ये सेल्फ सफिशिएंट है, अपना इंटरप्रिटेशन खुद बता सकता है, तो हमें किसी भी लेंस की इसके लिए जरूरत नहीं है। कंट्रीब्यूशन क्या है इसका, हमको एकदम डॉक्टर और रिसर्चर बना देने में। Practical criticism is foundational training for researchers because it develops crucial core skills, close observation and attention to details। ये समझ रहे हो ना आप, टेक्स्ट को एकदम क्लोजली हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसको इंटरप्रेट करने के लिए। भाई देखो वो सेल्फ सफिशिएंट भले ही हो पर लेकिन अपना दिमाग तो अपने को चलाना ही है ना। Trains the eye to notice subtle nuances in language, imagery and structure that might otherwise be overlooked। You learn to see everything that text offers। मतलब एक टेक्स्ट को पूरी तरीके से एनालाइज करने के लिए आपको बारीकी से उसके पंक्चुएशंस को, उसमें डैशेस जो यूज करे गए, उसमें इमेजरी जो यूज करी गई है, हर चीज को बहुत ज्यादा
क्लोजली देखना पड़ेगा। और जब आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे हर एक टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, तो फिर ये आपकी एक एबिलिटी को डेवलप करेगा किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा बारीकी से देखने के लिए। एनालिटिकल प्रिसीजन एंड रिगर फोर्सेस यू टू बेस इंटरप्रिटेशंस डायरेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन कंक्रीट टेक्सचुअल एविडेंस, शो योर वर्क, दिस कॉम्बैट वेग इंप्रेशंस और अनसपोर्टेड assertions। टेक्सचुअल एविडेंस के ऊपर मतलब समझ रहे हो, जो चीज लिखी हुई है उसके ऊपर, मतलब कल को आपसे कोई पूछे कि आपने इस चीज को कैसे इंटरप्रेट किया, तो आपके पास एक टेक्सचुअल टाइप का एविडेंस होता है, ठीक है, कि आपने इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया। एविडेंस बेस्ड रीजनिंग strengthens the ability to build logical argument by carefully selecting and explaining relevant quotations and textual features to support claims। तो ये एक टाइप की एविडेंस बेस्ड रीजनिंग को आपको डेवलप करता है, ठीक है, कि मतलब जो चीज आपने पढ़ी, जो आंखों देखी है उस पर विश्वास करना, ना कि कानों सुनी पे, क्योंकि प्रोफेसर कई बार गलत भी पढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब अपने इंटरप्रिटेशन को उसमें घुसाते रहते हैं। मैंने ऐसा बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करा है यूनिवर्सिटी में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के, यार मैं तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई हूँ, ठीक है, और ऑक्सफोर्ड में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा होता था। पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्रोफेसर्स को नहीं घुसाने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आप उन सब चीजों को आउटलुक कर देते हो, ठीक है, कि आप बाहर में जाओ, आपका ऑक्सफोर्ड बाहर में जाए, हम जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है और हम उसे पढ़ेंगे। इंटरप्रेटिव इंडिपेंडेंस को ये जागरूक करता है, encourages forming interpretation based on direct engagement with the primary source। तो प्राइमरी सोर्स क्या है, हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट ही भगवान है, उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ डायरेक्टली एंगेज कर। स्टैंडिंग टेक्सचुअल मैकेनिक्स deepens understanding of how literary language creates meaning, mood and effects। ठीक है, इसमें वही चीज है अपनी सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन, ठीक है, कि मतलब हम टेक्सचुअल मैकेनिक्स को समझते हैं कि कैसे इसमें मूड है, क्या इफेक्ट है, हमारे हिसाब से क्या है, कि यार देखो सुबह मेरा मूड खराब था, उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट पढ़ लिया, ठीक है, मान लो मेरी लड़ाई हो गई थी, अपनी बहन से लड़ाई हो गई थी, उसके बाद मैं एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, तो मतलब वो दिक्कत वाली बात है ना, मैं उसको उस हिसाब से इंटरप्रेट करूंगा उस चीज को। तो इसमें स्टीरियोटाइप बेस्ड जजमेंट बहुत ज्यादा हमारा आ जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड न्यूएंस by grappling with ambiguity and multiple possible meanings, it fosters intellectual flexibility and ability to hold complex non-binary interpretations। तो ये हमें टेक्स्ट में मतलब हम बहुत सारे एक ही टेक्स्ट में मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर एक लाइन बोलूं, मैन में कम मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ठीक है, वैसे तो ये द ब्रूक पोयम से लाइन है और इसमें बात भी ब्रूक की जा रही है, यानी नेचर की जा रही है, पर लेकिन इसमें हम बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हैं अगर हम सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ रहे हो बिना किसी बैकग्राउंड के, कि मतलब ये रोमांटिक पीरियड में लिखी गई थी और नेचर के साथ ये बहुत ज्यादा अलाइन करती है। इसको अगर हम आउटलुक कर दे तो हम इसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं कि मैन आता रहता है, मैन जाता रहता है, वो एक मॉर्टल है, पर लेकिन डेस्टिनी या उसका कर्मा या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो हमेशा चलता ही रहता है, वो कभी मतलब ऐसा नहीं होता खत्म हो जाए। फाउंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च provides a solid textually grounded basis upon which other critical approaches, historical, theoretical, etc., can be later productively applied। You know the text intimately first। अब देखो, अब हमने टेक्स्ट को तो पढ़ लिया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में, है ना, अब हम रिसर्च कर रहे हैं, तो यार देखो अभी डीयू वाले तो कह रहे हैं कि 2000 से 2500 वर्ड में हमको एक रिपोर्ट लिख के दे दो, पर लेकिन ऐसे नहीं होता, रिसर्च बहुत लंबी चौड़ी होती है और इसमें आपको हर एक एस्पेक्ट, हर एक एंगल देखना होता है, हर एक पुरानी रिसर्च को उठा के देखना होता है, तभी लोगों को सालों लग जाते हैं इसमें, ऐसे ही वो धूप में अपने बाल सफेद नहीं करते रिसर्च करते टाइम, ठीक है। तो ये चीज रहती है इसमें। आप मतलब जैसे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को अगर सबसे पहले इंप्लीमेंट कर लो तो आपको टेक्स्ट पता है क्या है, इंटीमेटली आपको टेक्स्ट पता है, तो अगर आप उसमें आगे चल के अपना मार्क्सिज्म व्यू लगाना चाह रहे हो, फेमिनिस्ट लेंस लगाना चाह रहे हो, हिस्टोरिकल लेंस लगाना चाह रहे हो, तो टेक्स्ट तो आपको पता ही है। तो फर्दर जो आपकी रिसर्च है उसको फैसिलिटेट करता है आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। एक एग्जांपल इन्होंने कहा था तो एग्जांपल दे देते हैं। एक टेक्स्ट है, ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन, वैसे ये टेक्स्ट जो है जॉन डोन्स की पोयम द रिलिक से लिया गया है, ठीक है, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की एनोनिमस एक्सरसाइजेज में इस चीज का, इस पोयम का यूज किया गया था शायद से। वैसे आप अब इसमें अपने हिसाब से एक लाइन याद कर लेना, देखो ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो अभी कोई पोयम पढ़ी हो उसकी एक लाइन याद कर लेना। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की अप्रोच क्या होगी कि हम इस लाइन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। वैसे नीचे मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे ही दिया है, तो उसे आप एक बार रीड कर सकते हो पॉज करके, पर लेकिन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या बोलेगा कि हम इसमें एकदम ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ब्रेसलेट है वो ऑर्नामेंट एकदम सर्कल बाइंडिंग, ठीक है, ब्रेसलेट समझ रहे हो ना आप, जो ब्रेसलेट हम हाथ में पहनते से रिस्ट में, ठीक है, ब्राइट हेयर है तो वाइब्रेंट अलाइव कंट्रास्टिंग कलर टेक्सचर होगा। बोन की बात कर रहे हैं तो स्केलेटन की बात करी जा रही होगी, डेथ का एकदम थीम एक्सप्लोर किया जा सकता है इसमें। इस चीज को हम एनालाइज करेंगे
कि किस टाइप की इमेज हमारे दिमाग में ये क्रिएट कर रहा है, उसके बाद हम इसको इंटरप्रेट करेंगे टेक्स्ट बेस, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट बेस बिना किसी प्रेजुडाइसिस के ये एक टाइप की मेमोरी को स्ट्राइक कर रहा है या फिर कुछ डेथ को रिलेट कर रहा है, जैसे कि बोन्स जैसे चीजों का यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। फिर आगे चल के हम इसका अगर हिस्टोरिकल या बायोग्राफिकल कंट्रास्ट देखते हैं तो हम पोएट के हिसाब से इस चीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। कंक्लूजन यही है भाई, टेक्स्ट भगवान है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज एन इंडिस्पेंसेबल टेक्निक दैट ट्रेन्स रिसर्चर्स टू बिकम मेटिकुलस एविडेंस फोकस्ड एंड डीपली अटेंटिव रीडर्स, ठीक है। इसमें आप बहुत ज्यादा अटेंटिव रीडर्स बन जाते हो बाय फोर्सिंग एंगेजमेंट विद द टेक्स्ट इन आइसोलेशन, यानी कि एक वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम आपको मैं बता दूं एक कमरा जिसके अंदर मतलब हवा नहीं होती, ठीक है, तो वैसे तो उसमें आप बोल भी नहीं सकते, पर लेकिन एक वैक्यूम के अंदर टेक्स्ट को पढ़ने का मतलब ये होता है। आपने कई बार अपने प्रोफेसर को ये बोलते हुए सुना होगा कि आप इस टेक्स्ट को वैक्यूम के अंदर नहीं पढ़ सकते। वैक्यूम के अंदर मतलब ये हो गया कि और किसी टेक्स्ट को रेफर किए बिना या और किसी बैकग्राउंड को रेफर किए बिना आप इस चीज को पढ़ रहे हो। ये क्या कहता है, हमारा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहता है कि भाई बिना किसी चीज को रेफर किए बिना वैक्यूम में हम इस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, हम एंगेजमेंट कर रहे हैं उस टेक्स्ट के साथ आइसोलेशन के अंदर। इट होन्स फंडामेंटल एनालिटिकल स्किल्स लाइक क्लोज ऑब्जर्वेशन, प्रिसाइज एविडेंस यूज, लॉजिकल रीजनिंग एंड कंफर्ट विद एम्बिग्यूटी दैट फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ रिगरस लिटरल scholarship and research across disciplines. While other critical approaches provide valuable broader perspectives, practical criticism ensures interpretations are always rooted in the concrete reality of text itself. Practical criticism क्या कहता है कि टेक्स्ट जो होता है हमारा ऑटोनॉमस होता है और ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है अपना मीनिंग हमको बताने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए। इट टीचेस यू टू सी द टेक्स्ट बिफोर यू थ्योराइज इट, मतलब आप उस पे और कोई लेंस लगाओ, उसको समराइज करो, इससे पहले ये आपको सिखाता है कि भाई टेक्स्ट को कैसे देखना है। मतलब जैसे कि अभी हमने ऊपर भी देखा कि एक प्राइमरी फाउंडेशन की तरह एक्ट करता है हमारी फर्दर रिसर्च के लिए। तो ये था यार देखो आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब मैं एक दो क्वेश्चन पेपर आपके शॉर्ट्स के फॉर्म में डालने की कोशिश करूंगा जिसमें कि आप देख पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे उम्मीद है आपने इससे पहले वाला वीडियो देख ही लिया होगा और रिसर्च प्रपोजल और पेपर अब तक अपना बना लिया होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत एआई भी यूज करो, उसमें चलता है यार। देखो अभी तो हम रिसर्च इतना ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, है ना। ना दिल्ली यूनिवर्सिटी हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना हम उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप एआई का यूज करके थोड़ा बहुत मतलब देखो स्टार्टिंग और एंड तो अपना ही खुद लिखना है, आइडिया भी अपना ही रखना है। अपना प्रपोजल प्रिपेयर करो, पेपर प्रिपेयर करो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। सिंपल से आंसर्स अपने आप को लिख कर आने हैं और बाकी 100% इंग्लिश तो है ही। कोई टॉपिक आपको समझ ना आ रहा हो तो कमेंट्स में डाल देना। बाकी नेट पे वास्ट ऑफ द कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको बड़े आराम से देख सकते हो। वीडियो फॉर्म में कम देखो, पढ़ने के फॉर्म में ज्यादा देखो। उससे क्या होता है आपको कीवर्ड्स बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे कि मेरे वीडियोस में तो स्पेशली आपको एंड में लंबे चौड़े आंसर्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आगे चल के मैं अब यूजीसी नेट के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें कि हम लिटरेरी थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वेरियस टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे। उसमें आपको लंबे चौड़े आंसर्स मिल ही जाएंगे, पर लेकिन और वीडियोस में मैंने ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व की है कि उसमें आपको कंटेंट नहीं मिलता एग्जाम में लिखने के लिए, कि आपको मीनिंग तो आसानी से उन्होंने बता दिया पर लेकिन कंटेंट नहीं होता। तो उस चीज के लिए आप ट्रस्टवर्दी सोर्सेज पे बिलीव करो, उसमें से कुछ कीवर्ड्स लो और उन कीवर्ड्स को जब अपने एग्जाम में लिखो तो हाईलाइट कर दो। अपने एग्जाम के लिए 2 जून पे जो होने वाला है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो बच्चे 21 जून को दे रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से लिख के आना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। ये था 100% इंग्लिश का व्यू, इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।